नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, लेकिन इसका फैसला हाल फिलहाल का है। आज का प्रदेश है महाराष्ट्र, जिला है नागपुर। तारीख थी 30 मई 2014। थाना अरौली, नागपुर के थाना अरौली के गांव नवर गांव में 30 मई 2014 को सुबह 5 बजे धनराज भिवगड़े नाम का एक आदमी सवेरे सवेरे सुबह करीब 4:30-5 बजे अपने खेतों में शौच के लिए गया। वहाँ अचानक उसे टॉर्च की रोशनी में पुआल के ढेर पर चमकती हुई एक चीज़ दिखाई पड़ी। उसने नज़दीक जाके टॉर्च लगाकर देखा तो ये देखा कि पुआल जलकर राख हो गया है और जले हुए हाथ में एक चांदी का कड़ा फंसा है जो टॉर्च की रोशनी में चमक रहा है। बगल में एक इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई है। ये देख के धनराज, चूँकि उसका खेत था, धनराज के पसीने छूट गए। उसने शोर किया कि मेरे खेत में लाश है, मेरे खेत में लाश है। गांव वाले इकट्ठा हो गए और इसी बीच में किसी ने अरौली थाने पर फ़ोन कर दिया। अरौली थाने के एडिशनल पुलिस इंस्पेक्टर यानी एपीआई अरुण मधुकर गुरमुले अपनी पूरी फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भाई जो उसके साथ सिपाही थे कि टटोल कर देखिए कि राख में और कोई चीज़ तो नहीं पड़ी है। कांस्टेबल सब पहले लाठियों से, फिर उसके बाद लोगों की, गांव वालों की के मदद से जब उसको टटोला गया तो उसमें कांस्टेबल ने बताया कि साहब इसमें कान की बाली, पायल और मंगलसूत्र है। इससे देखकर ये ऐसा लगता है कि शायद ये किसी महिला की लाश है। एपीआई गुरमुले ये सोचने लगे कि 5 दिन पहले ही खोपता गांव की गीता कावले थाने पर आई थी और कह रही थी कि उसकी बेटी सविता गायब है और इसी गांव में, यानी ये जो नवर गांव है, नवर गांव में ही उसकी ससुराल है, ऐसा उसने गुमशुदगी लिखाते समय बताया था। ऐसा लगता है ये लाश उसी की तो नहीं है। उन्होंने फ़ौरन गाड़ी में से अपनी डायरी मंगवाई, डायरी में से एक फ़ोटो निकाली और फ़ोटो निकालते ही उन्होंने गांव वालों को दिखाया और ये कहा कि ये इन्हें पहचानते हो। एक आदमी बोल पड़ा कि साहब ये विवेक पालटकर हैं और दूसरी उसकी बीबी है, क्योंकि वो जैसे शादी में फ़ोटो, शादी के तुरंत बाद लोग पति पत्नी फ़ोटो खिंचाते हैं, जवानी की फ़ोटो जैसी। लेकिन गांव ने तुरंत, गांव के कई लोगों ने देखकर बता दिया कि साहब ये विवेक पालटकर और उसकी पत्नी सविता है। इंस्पेक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर गुरमुले ने, एडिशनल एपीआई गुरमुले ने कहा कि चलो उसके घर चलो। ये कहते हुए इंस्पेक्टर विवेक के घर के लिए पहुंचा तो वहां दरवाज़ा बंद मिला। देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर आवाज़ आई कि विवेक घर पर नहीं है, बाद में आना। फिर किसी ने ज़ोर से कहा कि बाहर पुलिस खड़ी है, दरवाज़ा खोलो तब बात करो। विवेक की मां ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। एएसआई गुरमुले ने पायल, कड़ा और मंगलसूत्र दिखाते हुए कहा कि ये गहने पहचानती हो, ये तुम्हारे बहू के गहने तो नहीं हैं। मां ने रोते हुए कहा कि साहब विवेक ने ही मारा है, उसे गिरफ्तार कर लो, वो सब बातें बता देगा। एएसआई गुरमुले ने मां से कहा कि भाई तुम ऐसी बात कह रही हो और बड़े दावे के साथ कह रही हो, कैसे कह रही हो? तो मां ने कहा कि साहब विवेक ने घर में आतंक मचा रखा था, वो हर दिन उसे मारता पीटता था, इसीलिए वो बार बार भाग कर मायके चली जाती थी, मायके आ जाती थी। कुछ दिन पहले ही विवेक हमारे घर आया था, गिड़गिड़ा रहा था कि अब लड़ाई नहीं करेंगे, फिर वो सविता को साथ ले गया।
मुझे लगता है उसे मारने के लिए ही वो वापस उसे ले गया है। संतोष और उसकी माँ की शिकायत पर, संतोष यानी उसका बेटा, लड़की का भाई, शिकायत पर एपीआई गुरमुले ने विवेक के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 201 यानी सबूत मिटाना यानी हत्या करने के बाद उसे ले गया, जलाना, पुआल डालना, और 203 यानी पुलिस को गुमराह करने, और 498 ए यानी विवाहिता महिला के साथ क्रूरता का मामला पुलिस ने दर्ज कर दिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सोचा कि कल को ये बात आ सकती है कि ये लाश सविता की है या नहीं है, यानी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सकती है। लिहाजा उसने कहा कि इसका डीएनए मैचिंग उसके बच्चों से कराते हैं। उसके 2 बच्चे थे, ये भी बताया गया कि एक बेटा था कृष्णा और बेटी थी कात्यायनी। एआई गुरमुले ने वो जो जली हुई हड्डियाँ, खोपड़ी ये सब मिली थी, वो कोटा मेंदी नागपुर का जो हॉस्पिटल है वहाँ उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और डॉक्टरों की एक टीम लेकर विवेक के घर, विवेक के गांव पहुंच गई। वहाँ डॉक्टरों ने दोनों बच्चों कृष्णा और कात्यायनी के सैंपल लिए, लेकिन विवेक उनके हाथ नहीं आया। ये घटना हुई थी 30 मई 2014 को, और 11 जून 2014 को ये पता लगा पुलिस को कि विवेक अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छिपा हुआ है। अंधेरे में उसके यहाँ दबिश दी गई तो जोर से उसे भीतर से आवाज़ लगाई गई। जब पता लगा कि विवेक इसके भीतर है कि तू बता दे कि सविता कहाँ है। इस बीच में पुलिस ने उसको घर के भीतर से दबोच लिया। उसने कहा कि साहब मुझे पता नहीं है, मैं भी बहुत कई दिनों से उसे ढूंढ रहा हूँ। एपीआई गुरमुले ने, जो पुलिस के अपने तरीके होते हैं, वो उससे उसे डांटा, फटकारा और कहा चलो अच्छा थाने पर अभी तुम सब बता दोगे। इसी बीच गुरमुले को हॉस्पिटल से उनके दूसरे सब इंस्पेक्टर ने फ़ोन करके बताया कि साहब डीएनए का सैंपल, जो लाश जली हुई थी उसके डीएनए का सैंपल उसके बच्चों से मेल खा गया, यानी ये लाश सविता की ही है। विवेक को थाने पर लाके इंस्पेक्टर गुरमुले ने सख्ती दिखाई तो वो बार बार यही कहता रहा कि उसने सविता को नहीं मारा है। खैर पुलिस अपने पे आ गई। थोड़ी देर जब विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ शुरू हुई तो उसने कहा साहब अब बस करिए, मैं सब बताता हूँ। उसने बताया कि बात 23 मई की है, रात के 9 बज रहे थे। मैं 1.5 साल की बेटी कात्यायनी के साथ खेल रहा था। उधर खाट पर बैठी सविता 6 माह के बेटे कृष्णा को दूध पिला रही थी। तभी सविता से मेरी बहस हो गई। तो पूछा गया कि बहस हो गई और तूने मार दिया। उसने कहा कि मुझे गुस्सा आ गया, मैं तेज़ी से सविता के पास गया, उसे धक्का दिया, वो खाट के नीचे गिर गई। फिर मैंने पैर के जोर से खाट का पाया उखाड़ लिया और उसके सिर पर जोर से दे मारा। सविता दौड़ते हुए आंगन में गई और वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने उसे पैर से 3-4 पैर मारे, लेकिन वो नहीं उठी। मैंने गुस्से में 3-4 पाए और उसके सिर पे दे मारे और मुझे लगा कि अब वो मर गई। फिर उसके बाद उसे मैं घसीटते हुए यहाँ से ले गया और वही खेत में मुझे पुआल का ढेर दिखाई पड़ा। वहाँ मैंने उसके पुआल के ढेर पे उसे फेंका। फेंकने के बाद बीड़ी जलाई, बीड़ी पीने लगा और तभी माचिस से पुआल में आग लगा दी। थोड़ी देर में सब कुछ जलकर राख हो गया। सविता की माँ गीता को थाने पर बुलाया गया क्योंकि वो कंप्लेंट लिखाने गई थी गुमशुदगी की। गीता काबले और उसका बेटा संतोष थाने पर पहुँचे। गहने दिखाते हुए गीता को वो गहने दिखाते हुए पुलिस ने कहा कि ये गहने पहचानती हो। गीता दहाड़े मार कर रोने लगी और उसने कहा कि ये गहने मेरी बेटी सविता के हैं। जैसा विवेक ने बताया था कि ये घटना 23 की है,
और खेत में जली हुई लाश 30 मई को देखी थी धनराज भिवगड़े ने, और 23 की घटना जैसा विवेक ने बताया उसकी एफआईआर 30 तारीख को लिखी गई थी। विवेक से फिर पूछताछ हुई आगे की कि ठीक है तूने मार दिया, खाट के पाए से मार दिया, लात से मार दिया, गिर पड़ी, तुझे लगा मर गई, आगे फिर कैसे कैसे हुआ, तूने एक बार में बता दिया कि ले गए और जला दिया। तो उसने कहा कि साहब रात 10 बज चुके थे, मैंने दोनों बच्चों को माँ के पास सुला दिया, फिर सविता की लाश को घसीटते हुए पहले दरवाजे के पीछे ले गया, पहले बाहर निकल कर देखा कि कोई है तो नहीं, तो बाहर सब सूना पड़ा हुआ था, गांव वाले सो गए थे। मैं लाश को घसीटते हुए खेतों की तरफ ले गया, रास्ते में मुझे धनराज का खेत दिखाई पड़ा। खेत थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था, वहाँ पर झाड़ झंखाड़ यानी झाड़ियाँ छोटी छोटी जो नेचुरल होती हैं श्रब्स, वो उगी हुई थी, और बीच खेत में पुआल का ढेर पड़ा हुआ था। मैंने लाश को पुआल पर फेंका और फिर मैंने उसमें पहले बीड़ी जलाई ताकि ये पता लगे कि आसपास कोई है तो नहीं, क्योंकि जब बीड़ी जलाऊंगा तो कोई न कोई आवाज़ देगा। कोई नहीं बोला तो उसी माचिस से मैंने पुआल को जला दिया, वो जलकर खाक हो गई और मैं चुपचाप घर वापस लौट आया। फिर आगे की पूछताछ हुई, संतोष से पूछा गया कि भाई तुम दावे से कैसे कह सकते हो, तो खैर उसने सब बातें जो बतानी थी पहले बता चुका था। और फिर जब डीएनए मैच हो गया तो उसमें कहीं कोई गुंजाइश इस बात की नहीं रह गई कि ये सविता के अलावा किसी दूसरे की लाश है। फिर विवेक की माँ संध्या से पूछताछ हुई, सख्ती से उससे पूछताछ हुई कि उस रात तू घर पे थी, तुझे क्या पता लगा, तुमने क्या देखा, क्योंकि ये तय हो गया कि विवेक ने मारा, लेकिन उसके लिए साक्ष्य भी जुटाने थे। कभी कभी ऐसा होता है किसी दूसरे की अपराध को अपने सिर पर किन्हीं कारणों से लोग ले लेते हैं, इसलिए पुलिस ये चाहती है कि सारे साक्ष्य मिल जाएं, कड़ी से कड़ी उसको जोड़ दिया जाए और सब चीज़ें साथ आ जाएं। संध्या से पूछा गया तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि साहब मारना मत, मैं सब बताती हूँ उस रात को क्या हुआ था। मैं सो रही थी, अचानक विवेक के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो सविता से कह रहा था कि गांव भर से इश्क लड़ा रही है, आज तू बचेगी नहीं, जाने कितनों के साथ तेरा चक्कर है, इसलिए बार बार भागकर मायके चली जाती है। ये बच्चे भी न जाने किसके हैं, मेरे तो नहीं लगते। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो सविता के बाल पकड़कर आंगन की तरफ घसीट कर ले जा रहा था। सविता चिल्ला रही थी, छोड़ दो, अब कुछ नहीं बोलूँगी, छोड़ दो। संध्या ने कहा, सास ने उसकी, कि मैं दौड़कर आंगन तक आई, लेकिन तब तक सविता शांत पड़ चुकी थी। विवेक मरने के बाद भी उसे लात पर लात मार रहा था। पुलिस ने पूछा कि तूने बहू को बचाया क्यों नहीं? उसने कहा कि साहब मैं कैसे बचाती, ये जब 16 साल का था तब इसने मेरे पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, मैं संयोग से बच गई। उस दिन कुछ कहती तो आज आपके सामने मेरी लाश पड़ी होती। खैर पुलिस कोशिश ये कर रही थी कि जो एविडेंस है उसको कड़ी से कड़ी को जोड़ा जाए। पुलिस ने फिर पूछा कि सविता के मायके वालों को किसने कॉल करके बताया कि वो भाग गई है। विवेक से ये बात पूछा, क्योंकि घर वालों ने बताया कि साहब हमें तो ये फ़ोन करके बताया गया कि सविता घर से भाग गई है और सूचना दे रहे हैं, आप लोग भी पता करिए कहीं आपके यहाँ न गई हो। खैर विवेक ने रूंधी आवाज़ में कहा कि साहब कमलाकर पावनकर ने अपने टेलीफोन से इसके घर वालों को सूचना दी थी कि वो भाग गई है। पुलिस ने पूछा कि ये कमलाकर पावनकर कौन है? विवेक बोला कि ये मेरे बहन का पति है, यानी मेरा बहनोई है। उसे थाने पर बुलाने के लिए एपीआई गुरमुले ने एक कांस्टेबल को कहा और कुछ ही घंटे में कमलाकर को लेकर पुलिस थाने आ गई। एपीआई ने उससे पूछा कि क्या हुआ था उस रोज़,
तुमने कैसे सविता के घर वालों को फ़ोन करके ये कह दिया कि सविता घर से भाग गई है? तो कमलाकर ने बताया कि साहब मैं तो मर्डर के बाद जब पहुंचा, इसने मुझे बुलाया था फ़ोन करके, तो मैंने वहां जाकर पता किया। इसने बताया कि मैंने बीवी को मारकर जला दिया है, और इसने फिर मुझसे ज़बरदस्ती कहा कि सविता के मायके वालों को फ़ोन करके ये बता दो कि वो घर छोड़कर भाग गई है। अरौली पुलिस ने, क्योंकि अरौली थाना क्षेत्र का ही नवर गांव था, 19 नवंबर 2014 को विवेक के खिलाफ चार्जशीट नागपुर सेशंस कोर्ट में दाखिल कर दी, और नागपुर सेशंस कोर्ट में 1 साल 21 दिन तक ये मुकदमा चला। कोर्ट नंबर 4 के एडिशनल जज AR धमेचा ने विवेक पालटकर को अपराध का दोषी पाया और 30 नवंबर 2015 को उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। सेशन कोर्ट ने अपने जजमेंट में यही कहा कि 14 गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, DNA रिपोर्ट, 28 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि विवेक ने ही सविता का कत्ल किया है। पुलिस ने खून से सने विवेक के कपड़े और खाट का वो पाया बरामद किया है, जिससे साफ है कि कत्ल विवेक ने ही किया था। उम्र कैद की सज़ा सुनते ही विवेक चीखने चिल्लाने लगा कोर्ट में ही, लेकिन पुलिस उसको वहाँ से लेकर सेंट्रल जेल नागपुर चली गई। कुछ दिन बाद कमलाकर पावनकर विवेक से मिलने जेल पहुँचा। कमलाकर पावनकर बहनोई है, और इसी को बुलाकर उसने अपनी पत्नी की मायके वालों को ये फ़ोन कराया था कि उसकी पत्नी यानी सविता घर छोड़कर भाग गई है। तो वो उससे मिलने जेल पहुंचा तो विवेक ने बिलखते हुए कहा कि जीजा जी मुझे बचा लो, 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा, मैं तो जेल में सड़ जाऊंगा। पावनकर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। कमलाकर उसे भरोसा देते हुए वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद कमलाकर ने बम्बई हाई कोर्ट में नागपुर बेंच के सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, और 17 अप्रैल 2017 को 30 नवंबर 2015 को सेशंस कोर्ट में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, और 2 साल भी नहीं बीता 17 अप्रैल 2017 को हाई कोर्ट में सारे गवाह अपने बयान से मुकर गए, यानी सारे गवाह होस्टाइल हो गए, और हाई कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए विवेक को बरी कर दिया। सारे दोषों से मुक्त करके उसे बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट ने इस फैसले में ये कहा कि इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। घटना की तारीख और FIR में 3 हफ्ते का अंतर है। 25 मई को गीता काबले थाने आई थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पुलिस ने स्पॉट पंचायतनामा भी नहीं भरा, यानी मौके पर पहुंचकर मौके पर ही लाश को या जो भाग मिला था उसको सील किया जाना चाहिए नियमतः, कानूनन भी। तो अपनी ऑर्डर में कहा कोर्ट ने कि ये मौके पर पंचायतनामा, स्पॉट पंचायतनामा भी नहीं किया गया। जिस घटनास्थल से खोपड़ी और हड्डियां मिली थी उस जगह को भी सुरक्षित नहीं किया था पुलिस ने। अब आप देखिए पुलिस की वर्किंग के कौन कौन से लूप होल हैं जो हत्या के अभियुक्त को भी बरी कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें उन्होंने बताई हाई कोर्ट ने कि साहब एक तो चश्मदीद गवाह नहीं था, दूसरा स्पॉट पंचायतनामा नहीं था, तीसरा घटना और FIR में बहुत अंतर है, कई दिनों का अंतर है, और चौथा कि घटनास्थल की खोपड़ी और हड्डियों को उस जगह की कोई सुरक्षा नहीं की गई, यानी वो जो येलो टेप लगाया जाता है, डू नॉट क्रॉस पुलिस करके लिखा होता है, वो भी नहीं लगाया गया। खैर जेल से छूट गया, वो घर आ गया, और 1 साल जेल से छूटने के 1 साल बाद 10 जून 2018 रात के करीब 8 बजे विवेक पालटकर गुस्से में तमतमाते हुए मोटरसाइकिल लेकर अपनी बहन अर्चना और जीजा कमलाकर पाटनकर के दरवाजे पर पहुंचा। विवेक गुस्से में था, दांत पीस रहा था, कुछ बुदबुदा रहा था, और उसके हाथ में एक भारी भरकम लोहे की रॉड थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तभी
तेज बारिश आ गई। विवेक चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से एक 30-35 साल का आदमी गुजरा। विवेक ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, संजय, जरा जीजा को फ़ोन करके बता दो कि विवेक बाहर खड़ा है। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है। संजय ने विवेक के जीजा, वो कमलाकर का पड़ोसी भी था, संजय ने उसको तुरंत फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारा साला कब से बाहर खड़ा हुआ है, दरवाज़ा खोल दो। सुनते ही कमलाकर और अर्चना भागे भागे दरवाजे तक आए और उन्होंने जल्दी से गेट खोल दिया। अर्चना कहने लगी कि बच्चे तेज आवाज़ में टीवी देख रहे थे, संडे है, घर में मेहमान भी आए थे, घर का सारा काम बिखरा हुआ था, वही समेट रही थी, डोरबेल खराब थी और पानी बरसने की तेज़ आवाज़ में तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पाई, इसलिए आने में देर हो गई। विवेक अंदर आ गया, कहने लगा इधर से जा रहा था तभी बारिश होने लगी, मैंने सोचा यहीं रुक जाता हूँ, जीजा से भी मिलना हो जाएगा। जीजा ने कहा कि बहुत अच्छा किया, ये कपड़े मेरे ले लो, कपड़े बदल लो। अर्चना ने कहा मैं खाना लगा देती हूँ। किचन जाते हुए अर्चना ने कहा कि मैं खाना, तुम्हारी पसंद का खाना बना हुआ है, लगा देती हूँ, खाना खा लो। तभी दूसरे कमरे से 4 बच्चे दौड़ते हुए आए। 2 बच्चे उसकी बहन अर्चना के और 2 बच्चे उसके। जब वो जेल चला गया था उसके बाद से दोनों बच्चे अपनी बुआ अर्चना के यहाँ रह रहे थे। वही दोनों बच्चे कृष्णा और कात्यायनी, जिनके ब्लड सैंपल का मिलान उस खोपड़ी और हड्डियों से के फ्लैश से किया गया था। और इसी बीच में कमलाकर भी वहाँ अपनी माँ के साथ आ गया। कमलाकर की माँ को देखते ही विवेक बोल पड़ा, आप कब आई? वो इसके पहले कुछ बोलती, अर्चना बोली कि आज मेरा देवर केशव आया था, उसी के साथ माँ आई थी, केशव चला गया, माँ रुक गई। फिर ये हुआ कि चलो खाना खा लो। अर्चना ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, अर्चना थाली लेकर आई, विवेक ने खाना खाया, फिर सब सोने लगे। तभी विवेक बोल पड़ा, दीदी मेरी बाइक बाहर खड़ी है, मैं अंदर करके आता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब वो मोटरसाइकिल से गुस्से में अपनी बहन के यहाँ पहुँचा दरवाजे पे, उस समय पानी नहीं बरस रहा था। उसके हाथ में एक बहुत ही मोटा, बहुत वजनी लोहे की रॉड भी थी। तो जब वो उसकी बहन और बहनोई आए तो उस रॉड को उसने बाहर ही दीवार के सहारे छिपा दिया था। जब रात में उसने ये कहा कि मेरी बाइक बाहर खड़ी है, मैं अंदर करके आता हूँ, तो विवेक बाहर गया, मोटरसाइकिल लाकर अंदर खड़ी की और लोहे की रॉड को भीतर लाकर दरवाजे के पास छिपा दिया। अंदर आया तो अर्चना बोली कि हम लोग हॉल में सो जाते हैं, बच्चे पलंग पर सो रहे हैं, तुम उसी कमरे में सोफे पर सो जाओ। विवेक वहाँ सोफे पर सो गया। रात में 1 बजे अचानक विवेक उठा और दरवाज़ा खोलकर दबे पांव बाहर निकल गया। बाउंड्री के बाहर किनारे की तरफ रखी लोहे की रॉड उठाई और अंदर आ गया। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। विवेक दबे पांव अपने जीजा कमलाकर पावनकर की तरफ बढ़ा और पूरी ताकत लगाकर उसने सिर पर 4-5 रॉड दे मारी। चीख निकलने से पहले ही कमलाकर की सांसें थम गईं। खून के छींटे बगल में सो रही उसकी बहन अर्चना के चेहरे पर पड़े। उसकी आंख खुल गई। वो जोर से चिल्लाई, कौन है? तभी विवेक ने उसके भी सिर पर उसी भारी लोहे की रॉड से 4-5 रॉड दे मारी। अर्चना भी थोड़ी देर में शांत हो गई। इधर दूसरे कमरे में पलंग पर सो रही अर्चना की बेटी वेदांती जाग गई। वो रोते हुए आ गई और कहने लगी, मामा, मम्मी पापा को क्या हुआ? ये खून कहाँ से आया? और ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? खून से सने विवेक ने वेदांती को झट उठाया और अर्चना की लाश के ऊपर पटक दिया। फिर 4-5 रॉड से उस पर प्रहार किया। वो बच्ची वेदांती
मौके पर ही उसने माँ के शरीर के ऊपर ही उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद हाथ में उसके रॉड था ही। करीब 10 मिनट बाद वो खड़े खड़े अपने बहनोई और भांजी वेदांती की लाश को देख रहा था कि तीनों ख़त्म हुए कि नहीं हुए। फिर उसके दिमाग में आया कि अभी तो बहुत से लोग हैं और जब 3 को मार ही दिया है तो सबका काम तमाम कर देते हैं। वो पलंग की तरफ बढ़ा। कमरे में अंधेरा था। उसने ध्यान से देखा तो 3 बच्चे एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। उसने कंधे से ऊपर तक रॉड उठाई और एक के बाद एक कई वार किए। बच्चों की चीख से कमरा गूंज उठा। अर्चना की सास मीराबाई भी भागते हुए आ गई। सामने खून से लथपथ विवेक लोहे की रॉड लिए खड़ा था। मीराबाई की तो वो इतना अचंभित हो गई कि उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। फिर जोर से बोला, विवेक आजा बुढ़िया, तेरा भी काम तमाम करना ही पड़ेगा। और फिर पूरा दम लगाकर मीराबाई के सर पर उसने उसी रॉड से प्रहार कर दिया। मीराबाई वहीं गिर पड़ी। विवेक ने उसको पैरों से धक्का दिया और फिर सिर पर कई वार किए। थोड़ी देर में वो भी शांत हो गई। अब विवेक ने उंगली पर कुछ गिना और रॉड लेकर कमरे से बाहर आया। मेन गेट पर ताला लगा था। उसने खून से सनी रॉड उठाई, बाउंड्री के बाहर फेंकी और गेट फांद कर भाग गया। सुबह के करीब 5 बजे ये घटना उसने की 1 से 2 के बीच में रात में। अर्चना के घर से बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। पड़ोस में रहने वाली लता बच्चों का रोना सुनकर भागते भागते वहां पहुंची। अर्चना की 11 साल की बेटी मिताली और विवेक की 6 साल की बेटी कात्यायनी जोर जोर से रो रही थी। वही कात्यायनी जिसका भाई कृष्णा था और जिनके ब्लड सैंपल से उसके माँ के डीएनए की मैचिंग कराई गई थी। तो 6 साल की बेटी कात्यायनी और 11 साल की अर्चना की बेटी यानी विवेक की भांजी मिताली चिल्ला रही थी क्योंकि मेन गेट का ताला बंद था। लता को देखते ही गेट के अंदर से मिताली चिल्लाई कि आंटी, मामा ने माँ पापा सबको मार दिया है। मार दिया कैसे? घबराई हुई बोली लता। तो उसने कहा कि रात में चीख की आवाज़ सुनकर नींद खुली तो देखा मामा रॉड से मम्मी को मार रहे थे। पापा भी पास में लेटे हुए थे। उनके सिर से बहुत खून बह रहा था। तभी वेदांती भी उठ के खड़ी हुई। मामा ने उसे भी रॉड से मार दिया। मैं डर गई और मैंने अपनी आँख बंद कर दी और जब मामा चले गए तो देखा कि मामा ने सबको मार दिया है, सिर्फ मैं और कात्यायनी बची हैं। ऐसा लता को मिताली और कात्यायनी ने बताया। ये कह के मिताली जोर जोर से रोने लगी। मिताली की बातें सुनते ही लता सन्न हो गई। दौड़कर अपने घर गई। अपने बेटे भूषण से बोली कि जल्दी चलो कमलाकर के घर, और मिताली की मामा ने पूरे परिवार को मार दिया है। कमलाकर के भाई केशव को फ़ोन करो। ऐसा उसने अपने बेटे भूषण से कहा लता ने। लता के बेटे भूषण ने केशव को फ़ोन पर सारी बात बताई। मर्डर की बात सुनते ही केशव ने कहा, कल तो देर रात मैं वहीं से आया हूँ, सुबह सुबह मर्डर, ये क्या मजाक की बात बता रहे हो? भूषण बोला, भैया सही कह रहा हूँ, मिताली और कात्यायनी घर के बाहर हैं। पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया है। बच्चों के फ्रॉक पर भी खून के बहुत ढेर सारे निशान हैं। थोड़ी देर में केशव भी वहाँ आ गया। बाउंड्री फांद कर केशव और कॉलोनी वाले अंदर घुसे। देखा पूरे घर में खून ही खून फैला पड़ा है। 55 साल के कमलाकर, उसकी 44 साल की पत्नी अर्चना, 14 साल की बेटी वेदांती और किचन के पास 75 साल की उसकी माँ मीराबाई की लाश पड़ी थी। केशव अंदर कमरे में गया। पलंग पर 4 साल का कृष्णा पड़ा हुआ था, खून से सना हुआ। उसके मुंह, नाक, सर सब बुरी तरह कुचले हुए थे। लता ने जैसे ही उस पलंग पर पड़ी हुई बच्चे की लाश देखी तो उसने कहा, ये तो विवेक का बेटा कृष्णा है। उसने अपने ही बेटे को नहीं छोड़ा। पहले पत्नी का मर्डर किया था
और अब इन लोगों का, अर्चना इतने साल से विवेक के दोनों बच्चों को, कात्यायनी और कृष्णा को पाल पोस रही थी। उसने उसी के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। खैर सभी हतप्रभ थे, सभी आश्चर्यचकित थे, सभी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। नंदनवन थाने की जो बीट है आराधना नगर, वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा एक कांस्टेबल भागकर पुलिस स्टेशन पहुँचा। उसने इंस्पेक्टर मुकुल सालुके से हड़बड़ाते हुए कहा कि आराधना नगर में मास किलिंग हो गई है, जल्दी चलिए। खैर उसने बताया कि पावनकर परिवार के 5 लोगों का मर्डर हो गया है। 15 मिनट के भीतर ही इंस्पेक्टर मुकुल सोलंकी अपनी टीम के साथ आराधना नगर पहुँचे। देखा कि एक घर के सामने भारी भीड़ लगी हुई थी। पुलिस को देखते ही केशव बिलक बिलक कर चिल्लाने लगा कि साहब मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, कोई नहीं बचा है। विवेक ने इस पूरे घर को शमशान बना दिया है। भीतर 5 लोगों की लाश पड़ी है, 2 बच्चियां अभी भी जिंदा हैं। एक मेरे भाई की बेटी मिताली और दूसरी विवेक की बेटी कात्यायनी। मुकुल ने पूछा कि विवेक कौन है और तुम्हें कैसे पता कि इसने सभी को मारा है। तो उसने कहा कि विवेक मेरी भाभी अर्चना का भाई है। वो कल रात को यहाँ आया था, उसकी बाइक और चाबी यहीं पड़ी है। पड़ोसी लता और संजय शेंद्रे ने उसे देखा था। मिताली और कात्यायनी ने उसे मर्डर करते हुए भी देखा है। इंस्पेक्टर मुकुल सोचने लगे कि जब सभी को मारा तो फिर ये 2 बच्चे कैसे बच गए। उसने अपने बेटे कृष्णा को क्यों मार दिया। उन्होंने कांस्टेबल से कहा कि सभी लाशें बाहर निकालो, पोस्टमार्टम के लिए भेजो, खून के सैंपल कलेक्ट करो और जिस हथियार से मारा है उसे ढूंढो। एक एक करके 5 लाशें बाहर निकाली गईं। तभी पड़ोसी जो लोग ढूंढ रहे थे वो आए। उन्होंने कहा साहब बाहर वाली बाउंड्री वॉल के पास एक बहुत बड़ी रॉड, भारी रॉड पड़ी है जिस पर खून लगा हुआ है। खैर उसको भी सीज़ किया गया और उसे भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने के लिए कहा गया। इंस्पेक्टर ने कहा कि ये बच्चे डरे हुए हैं, इनसे 2 दिन बाद मैं बयान लूँगा। विवेक कहाँ रहता है, ये बात इंस्पेक्टर ने केशव से पूछी। केशव ने बताया कि सर वो उसका गांव तो नवर गांव है, लेकिन वो इधर ही कहीं किराए के मकान में रहता है, बाकी मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता। बहरहाल इंस्पेक्टर मुकुल सालुके ने 302 यानी हत्या, 201 यानी सबूत मिटाने की धारा लगाकर विवेक के खिलाफ जांच शुरू कर दी। अखबार में पोस्टर निकाले गए, व्हाट्सएप के जो ग्रुप होते हैं उन पर सब बांटा गया और एक टीम को नवरगांव भी भेज दिया गया जहां का वो रहने वाला था। घटना के 3 दिन बाद यानी 14 जून को पुलिस उस मकान तक भी पहुंच गई जहां विवेक किराए पर रहता था। विवेक की फ़ोटो दिखाते हुए मकान मालिक से पूछा गया तो उसने बताया कि हाँ साहब ये विवेक है, मेरे यहाँ फरवरी से रह रहा है, 2-3 दिन से घर नहीं आया है। पुलिस विवेक का ताला तोड़कर अंदर घुस गई। एक कोने में बैग रखा हुआ था, खोला गया तो खून से रंगा जीन्स टी शर्ट मिला। कोने के एक रैक पे कुछ किताबें और पूजा पाठ के सामान मिले। एक कांस्टेबल ने किताबें उलटना पलटना शुरू किया तो एक पोस्टर मिला जिस पर क्रॉस के निशान लगे थे। नीली स्याही से मराठी में लिखा था, मन ईश्वर है, मन को समझाया मैंने, विवेक से बड़ा कोई नहीं, सविता मेली, कमलाकर मेला, आज पांड्या मेला, विवेक संग यानी विवेक संग, प्रिया, सविता यानी सविता को मारा, कमलाकर को मारा, बच्चों को मारा। इधर नवरगांव से पुलिस टीम वापस लौटी और इंस्पेक्टर सलूके को बताया कि साहब वहाँ तो बस उसकी बूढ़ी माँ है, उसे भी कुछ नहीं पता, गांव वालों को भी कुछ नहीं पता। सभी का कहना है कि विवेक बचपन से ही बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का है और जब से उसने अपनी बीवी की हत्या की थी तभी से गांव वालों ने उसके घर से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। अब इन्वेस्टिगेशन में जब तक विवेक मिल नहीं जाता, इस बात पर से पर्दा नहीं उठ पा रहा था कि आखिरकार उसने अपने ही बेटे को क्यों मारा, बहनोई के पूरे परिवार को क्यों मारा। 15 जून 18 को इंस्पेक्टर सालुके ने विवेक को ढूंढने के लिए 8 टीमें बनाई। सबको बुलाकर ये कहा कि जल्दी से जल्दी विवेक को पकड़ा जाए, उसका मोबाइल सर्विलांस पे लगाया जाए, उसकी लोकेशन देखी जाए, लोगों से पता किया जाए, क्योंकि अखबारों में
बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल रही थी, और वही जो पुलिस पर दबाव बनाने वाली बात कि पुलिस अब तक खाली हाथ, पुलिस अब तक ये, पुलिस अब तक वो। तो खैर, सालुके ने अपनी एक टीम को बताया कि विवेक के खिलाफ अरोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। ये वो एक टीम फ़ौरन अरोली पुलिस स्टेशन पहुंची और केस की फाइल निकाली, और फाइल पलटते ही उनके चेहरे का भाव बदल गया। फाइल में भारी भरकम लोहे की एक रॉड का जिक्र था। इंस्पेक्टर सालुके ने कांस्टेबल से कहा कि नागपुर की एक एक दुकान का पता करो कि ये रॉड विवेक ने 2 बार, एक बार अपनी पत्नी की हत्या के सिलसिले में और एक बार इस परिवार की हत्या के सिलसिले में कहाँ से खरीदी है। अगले दिन पता चला कि ये रॉड जुना बस स्टैंड के आसपास कहीं मिलता है। इंस्पेक्टर सालुके अपनी टीम के साथ बस स्टैंड के उस दुकानदार के पास पहुंचे जहां लोहे की रॉड मिलती थी। इंस्पेक्टर ने विवेक की फ़ोटो दिखाकर पूछा कि इस व्यक्ति ने तुम्हारे यहाँ से लोहे की रॉड खरीदी है। थोड़ी देर में ही उसने देखकर अपनी याददाश्त पर जोर लगाकर बताया कि हाँ साहब, कुछ महीने पहले ये आदमी हमारे यहाँ से रॉड लेकर गया था। इंस्पेक्टर ने कहा, उसने पूछा लेकिन सर क्या हुआ? उन्होंने कहा इसी रॉड से मर्डर हुआ है, और जो इसका जब ये ले गया था तब तुमने इसका बिल बनाया होगा, बिल की कॉपी हमें निकाल के दो। दुकानदार बिल बुक के पन्ने उसने पलटे और मार्च महीने की एक रसीद मिली जिसमें विवेक पालटकर नाम लिखा हुआ था। पुलिस उसका रिकॉर्ड लेकर वापस नंदनवन थाने आ गई। उस समय इंस्पेक्टर चौंगले क्राइम ब्रांच में पोस्टेड थे और पहले वो इस केस की जांच कर रहे थे। सालुके ने चौंगले से कहा कि अभी तक उसका कुछ पता नहीं लग रहा है और आप कोशिश करिए जैसे भी हो इसका नंबर सर्विलांस में डालकर, क्योंकि दबाव बहुत है और धीरे धीरे 1 हफ्ता हो गया है लेकिन अभी तक ये पकड़ा नहीं गया है। 19 जून 2018 को चौगले के पास एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें विवेक की मोबाइल लोकेशन लुधियाना मिली। चौगले एक टीम लेकर खुद लुधियाना के लिए निकल गए। वहाँ विवेक के मोबाइल की लोकेशन थी शांति नगर, गली नंबर 2, गसपुरा। पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। दरवाज़ा खटखटाया। 35-36 साल का एक आदमी बाहर आया और उसकी हुलिया देखकर चौगले को लगा कि ये विवेक नहीं हो सकता, क्योंकि अब तक उसे विवेक की हुलिया के बारे में दसियों लोग बता चुके थे। चौगले ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, साहब मेरा नाम टाटा सिंह ठाकुर है। चौगले ने विवेक की फ़ोटो दिखाते हुए पूछा, इसे पहचानते हो? टाटा सिंह ने फ़ौरन हामी भरी कि हाँ पहचानता हूँ। ये 3 दिन पहले मुझसे ही 700 रुपये मुझसे लेकर ये मोबाइल हमें बेच गया था और ये मोबाइल मेरे ही पास है। तब तक लुधियाना के लोकल क्राइम ब्रांच के ऑफिसर संजीव कुमार धर्मपाल भी वहां पहुंच गए। टाटा ने बताया कि ये यहीं पास में रहता है, इसीलिए मैंने इससे ये मोबाइल ख़रीदा भी था। कुछ दूर जाकर टाटा सिंह ने एक घर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि साहब वो अजीत सिंह चवल का घर है, विवेक इसी में रहता है। पुलिस ने फ़ौरन उस मकान को घेर लिया। चौंगले और संजीव कुमार गए तो देखा विवेक आराम से बैठा हुआ था। पुलिस को देखते ही वो खड़ा हुआ। चौगले ने उसे बाहर निकलने के लिए कहा, गाली दी कि 10 दिन से तुमने नाक में दम कर रखा है, हम तुम्हारे ढूंढने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और अब तुम नागपुर चलो, तुम्हें बताते हैं। वो उठा और बिल्कुल उनके साथ लुधियाना उनके साथ चला गया। चौंगले उसे लुधियाना के सहनेवाल पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ से पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस को हैंडओवर किया गया और फ्लाइट से विवेक को नागपुर लाया गया। थाने पहुँचते ही इंस्पेक्टर सालुके ने कहा कि ये सब तुमने क्या किया है? उसने कहा, साहब आप कुछ मत करिए, मैं सब बताता हूँ। इंस्पेक्टर ने पूछा कि तुम लुधियाना कैसे पहुँचे? उसने कहा, 10 जून की रात मैंने बहन, जीजा, भांजी समेत 5 लोगों को मारा, फिर अपने किराए के कमरे पर गया। कपड़ों में खून लग गया था इसलिए सबसे पहले कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया, फिर जिस पोस्टर पर इन सभी के नाम लिख कर रखे थे उन सभी को पेन से काटा और
खून से सने कपड़े एक बैग में रख कर किनारे रख दिए और फिर लुधियाना जाने के लिए ट्रेन बैठ गया। पुलिस ने पूछा कि भाई लुधियाना ही क्यों गए, तो उसने कहा पहले भी 2-3 बार काम करने के लिए लुधियाना आ चुका हूँ, यहाँ रहता तो पुलिस पकड़ लेती, इसलिए लुधियाना चला गया। मोबाइल अगर चालू न हुआ होता तो आप लोग मुझे पकड़ नहीं पाते। खैर, पुलिस ने समझाया कि तुम पाताल में भी होते तो तुम्हें पकड़ लिया जाता। खैर, पुलिस ने तब उससे लीडिंग क्वेश्चन पूछा कि तुमने अपनी सगी बहन के पूरे परिवार को क्यों मारा। सालुके ने पहले इत्मीनान से पूछा और फिर उसने इत्मीनान से ही इसका जवाब दिया। उसने कहा, पत्नी की हत्या के मामले में सेशंस कोर्ट ने मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। मैंने जीजा कमलाकर पावनकर से मदद मांगी थी, उसने कहा कि बरी करवा देंगे। फिर जीजा ने एक बहुत महंगे वकील से हाई कोर्ट में मेरी पैरवी करवाई। उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, वो भी जीजा ने ही भरी थी। आखिर हाई कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। जब मैं जेल से बाहर आया तो जीजा मुझसे सारे खर्चे के पैसे वापस मांगने लगा। आए दिन कहता था कि वकील की फ़ीस और बाकी सब पैसे जो खर्च हुए हैं वो हमें वापस चाहिए। मैंने कहा पैसे नहीं हैं, तो उसने कहा कि अपनी 3 एकड़ ज़मीन मेरे नाम कर दो। पत्नी की मौत के बाद दोनों बच्चे कात्यायनी और कृष्णा उन्हीं लोगों के साथ रहते थे, इसलिए जीजा बच्चों के मेंटेनेंस में भी 5,000 रुपये हर महीने के हिसाब से उन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ठीक है, बच्चों को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। तब अर्चना मेरी बहन ने ये कहा कि ऐसे घर में कोई औरत नहीं, तुम बच्चों को कैसे बड़ा कर पाओगे, जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ भेज दूँगी। मुझे इस बात का भी बहुत गुस्सा था। वो बोला कि मैं सिर्फ अपने जीजा कमलाकर को मारना चाहता था, लोहे की रॉड इसीलिए खरीद कर लाया था। वो जो उसने अपनी पत्नी की हत्या में कहा था कि मैंने अपनी खटिया के पाये से मारा था, दरअसल उसने एग्जैक्टली इसी तरह के लोहे के रॉड से मारकर हत्या के बाद उसे वहीं पास में मिट्टी के नीचे दबा दिया था। फिर इंस्पेक्टर ने कहा कि तुमने मारा और पूरे परिवार को मारा, लेकिन अपने बेटे कृष्णा को क्यों मारा, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही है। उसने कहा, साहब अपने बच्चे को कोई क्यों मारेगा या कौन मारता है। पूरे कमरे में अंधेरा था, मुझे लगा कि ये मेरी भांजी मिताली सो रही है और उसी के भ्रम में मैंने अपने ही बच्चे को मार दिया। खैर, इंस्पेक्टर सालुके ने 18 सितंबर 2018 को विवेक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। कमलाकर का केस 2 वकील लड़ रहे थे, एक सरकारी वकील अभय जिरक और दूसरे एडवोकेट मोहम्मद अतीक। दोनों ने अपनी अपनी दलीलें वहाँ पेश की और ये कहा कि इस पूरी घटना के 2 अहम गवाह हैं मिताली और उसकी मतलब आरोपी की अपनी बेटी कात्यायनी। जो वो घटना बता रही है वो बहुत हम उसी पर रिलाई करेंगे। जेल से आने के बाद उसने इतना बेरहम और क्रूर तरीके से अपने बहन के परिवार को मार दिया है। खैर, जो डिफेंस के लॉयर होते हैं यानी विवेक की तरफ से जो वकील थे वो कहने लगे, साहब ये पुलिस की कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और कात्यायनी की उम्र 6-7 साल है, 11 साल की मिताली है, ये बच्चे हैं और अंधेरे में इन्होंने कैसे पहचान लिया कि इसके मामा विवेक थे जिन्होंने उसको मारा है और नाबालिग बच्चियां हैं, उन्हें जो सिखाया पढ़ाया गया होगा वही वो बयान दे रही हैं। खैर, फिर जो सरकारी वकील थे जिरक, उन्होंने अपना कहा कि साहब बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। 29 गवाह पेश किए गए हैं। कमलाकर पावनकर की पड़ोसी लता संजय शेंद्रे और उनकी पत्नी पुष्पा शेंद्रे ने उस रात विवेक की बहन अर्चना के घर से निकलकर जाते हुए उसको देखा था। खैर, ये सबसे बड़ा सबूत जो सरकार की तरफ से या इस पक्ष की तरफ से दिया गया, पीड़ित पक्ष की तरफ से, कि साहब मौकाए वारदात पर ही इसकी मोटरसाइकिल और चाबी बरामद हुई थी। रजिस्ट्रेशन जो मोटरसाइकिल का है वो विवेक के नाम का है और आखिरी बार कमलाकर के घर में विवेक ही घुसा था। जिस किराए के मकान में विवेक रहता था उसके मालिक ने इस गाड़ी की पहचान की है। लुधियाना की जिस घर से विवेक की गिरफ्तारी हुई थी वहाँ से एक और पोस्टर मिला था
जिस पर ये लिखा हुआ था, विवेक और कमलाकर मरण पावला, कमलाकर मरण पावला, यानी विवेक ने कमलाकर को मारा, कमलाकर मर गया। नागपुर में विवेक के कमरे पर भी एक ऐसा पोस्टर मिला था। बचाव पक्ष के एडवोकेट धले यही कहते रहे कि साहब ये तथ्यहीन है, आधारहीन है, पुलिस की बनावटी थ्योरी है। खैर सब चीज़ें एक दूसरी की तरफ से ये चीज़ें चलती रहीं और नागपुर सेशन कोर्ट में ये मामला 4 साल 6 महीने और 28 दिन चला। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडिशनल सेशंस जज RS पवस्कर ने 15 अप्रैल 2023 को इस मामले में विवेक पालटकर को दोषी करार दिया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि बहन बहनोई के पूरे परिवार को मारने के उद्देश्य से आरोपी विवेक उस रात लोहे की रॉड लेकर उसके घर गया था। उसने अपनी बहन के हाथ का खाना खाया, बच्चों के साथ खेला और उसके बाद अपने बहन बहनोई का कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये बात स्पष्ट है। जज ने आगे कहा कि हमने आरोपी के आचरण को लेकर नागपुर सेंट्रल जेल के जेल सुपरिंटेंडेंट से रिपोर्ट मंगाई है। आरोपी विवेक के खिलाफ जेल में FIR नंबर 200/2021 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले दर्ज हैं। आरोपी ने जेल में बंद राजू मोहनलाल वर्मा और आत्माराम पन्ना लाल राय और प्रताप सिंह ठाकुर को जान से मारने की कोशिश की है। इस पर जो ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का, उसने ये कहा कि यदि आरोपी जेल में या जेल के बाहर जिंदा रहा तो वो इस तरह की घटना को अंजाम देता रहेगा। वो हत्या करने की मानसिकता वाला अपराधी बन चुका है। कमलाकर के परिवार का नरसंहार रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी विरल से विरलतम की श्रेणी में है। आरोपी विवेक पालटकर को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई और कन्फर्मेशन के लिए उसे मुंबई हाई कोर्ट भेज दिया गया। 18 दिसंबर 2023 को बम्बई हाई कोर्ट ने नागपुर बेंच के पूरे मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित किया और 27 मार्च 2024 को अपने जजमेंट में कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही माना और उस पर अपनी मुहर लगा दी। आज की घटना देखिए, पहले विवेक ने अपनी पत्नी की हत्या ये कहते हुए की कि पूरे गांव में मुंह मारती फिरती है, मायके में आशिकों की लाइन लगी है, गांव भर में इश्क लड़ाती है और ये दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं। अपनी पत्नी पर उसने इस तरह के आचरण के आरोप लगाए और उसे मार डाला। बहनोई ने पूरा मुकदमा लड़ा, उम्र कैद हो गई, तो फिर उसने कोशिश करके हाई कोर्ट में सारे गवाहों को होस्टाइल करा दिया। सब अपने बयान से मुकर गए और वो हाई कोर्ट से बरी हो गया। पत्नी की हत्या के बाद से ही दोनों बच्चे बहन बहनोई के यहाँ ही पल रहे थे, कृष्णा और कात्यायनी। 4 साल उन लोगों ने अपने पास रखा और अच्छे से उनका पालन पोषण किया। जेल से आने के बाद साल भर उसकी नौकरी भी गार्ड की लगवाई उसके बहनोई ने। साल भर में जब उसको सेटल कर दिया तो बहनोई ने फिर कहा होगा कि भाई जितने पैसे लगे हैं तुम्हारे पास तो तुम्हारा अकेले का खर्चा है, तुम्हारे दोनों बच्चे हमारे पास हैं, पत्नी तुम्हारी है नहीं, तो धीरे धीरे करके ये पैसा तुम चुका दो ताकि हमने भी जिससे लिया है उसको पैसा वापस कर सकें। बस यही बात विवेक को चुभ गई, सारा एहसान वो भूल गया। जेल से इसी बहनोई ने बरी कराया, बच्चों को 4 साल पाला पोसा, नौकरी लगवाई, वो सब भूल गया। बस ये याद रखा उसने कि कैसे मेरे बहनोई ने ये पैसा मांग लिया। उसके सोचने का मतलब ये था कि बहनोई को तो नेकी कर दरिया में डाल वाले सिद्धांत का पालन करना चाहिए, कैसे उसने मुझसे पैसा मांग लिया। कत्ल की रात बहनोई ने अपने कपड़े दिए क्योंकि वो भीग गया था, चेंज करने के लिए अपने कपड़े दिए। बहन ने खाना बनाकर खिलाया, भांजे भांजी के साथ वो घंटों खेला और रात में सबको मार दिया। अपना बेटा भी इस गलतफहमी में मार दिया कि ये बहन की बेटी है, मिताली उसका नाम था, जो बाद में बच गई थी। ईश्वर ने दंड तो दिया ही कि अपना ही बेटा मार दिया और पूरा वंश उसका डूब गया, क्योंकि वो भी माँ बाप का अकेला बेटा था, कृष्णा भी अकेला बेटा था। जैसे कबीर ने कहा है ना कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, कमाल कबीर के बेटे का नाम था। वो कबीर की विचारधारा से बिल्कुल अलग था, वो भौतिकवादी था और फिर उसने कबीर का नाम डुबो दिया। तो इसीलिए वो कहते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल,
तो ये विवेक ने भी यही आचरण किया। एक नज़ीर अकबराबादी ने 2 लाइनें लिखी हैं कि नुकसान करे नुकसान मिले, नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। तो ये सब ऐसा ही हुआ, जिसने जिसके साथ जो किया। भगवान ने विवेक को भी ऐसा किया। फांसी की सज़ा हुई, छूटना बहुत मुश्किल है। एक ही उसका एकमात्र बेटा था, उसको उसने अपने हाथ से मार दिया। बेटी बची हुई है, बहन बहनोई के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया। अब केवल बहनोई का एक भाई है, वो उस बच्ची को पाल रहा है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे अपना भी नुकसान हो। अपना ही नुकसान किया उसने, इतने लोगों का नुकसान करने के बाद। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।